नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। दिल्ली की बीजेपी सरकार ने स्वास्थ्य से जुड़ी सीएजी रिपोर्ट आज विधानसभा में पेश कर दी। इस रिपोर्ट ने आम आदमी पार्टी के शासन में खोले गए मोहल्ला क्लिनिकों को लेकर कई बड़े खुलासे किए गए हैं। कोरोना काल के दौरान भी इन क्लिनिक और दिल्ली के अस्पतालों में भारी गड़बड़ी हुई है, ये सीएजी की रिपोर्ट में कहा गया है। इसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हैं। इसमें कहा गया है कि कोविड में केंद्र सरकार से दिल्ली सरकार को 787 करोड़ रुपए मिले, लेकिन इसमें केवल 582 करोड़ रुपए ही खर्च हुआ। और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए 52 करोड़ रुपए दिए गए थे, लेकिन केवल 30 करोड़ रुपए ही खर्च किए गए। दवा और पीपीई किट के लिए केंद्र से 119 करोड़ रुपए मिले, खर्च केवल 83 करोड़ रुपए ही किया गया। जिस मोहल्ला क्लिनिक को आम आदमी पार्टी बड़े ज़ोर शोर से शुरू की थी और इसको लेकर के कई तरह के दावे किए गए थे, उसमें भी सीएजी रिपोर्ट में कई तरह की खामियां पाई गई हैं। ये कहा गया कि 21 मोहल्ला क्लिनिकों में तो शौचालय ही नहीं है, 15 मोहल्ला क्लिनिक में पावर बैकअप नहीं है, यानी अगर लाइट चली जाए तो वहाँ पर उजाला लाने के लिए कोई उपाय नहीं। 6 मोहल्ला क्लिनिक के पास चेकअप करने के लिए टेबल तक नहीं है और कई मोहल्ला क्लिनिक में सामान्य जांच की मशीनें भी उपलब्ध नहीं हैं। बीपी जांच की मशीन, थर्मामीटर, ग्लूकोमीटर जैसे बुनियादी उपकरण भी नहीं हैं। 70% मरीजों को तो डॉक्टर 1 मिनट भी नहीं देखते। ये भी लिखा गया है कि कई क्लिनिकों में बिना जांच के ही दवा दे दी गई। 18% क्लिनिक 15 दिनों से लेकर 23 महीने तक बंद रहे। तो ये सारी बातें मोहल्ला क्लिनिक के बारे में कही गई है। और इसके बाद बीजेपी ने सीएजी रिपोर्ट को लेकर पिछली आम आदमी पार्टी सरकार पर तीखा हमला बोला। वहीं आम आदमी पार्टी बीजेपी की मंशा पर सवाल उठा रही है। कोविड के अंदर जब हम सब लोग अपनी जान बचाने के लिए ऑक्सीजन की जुगाड़ कर रहे थे, शर्म आती है जब ये रिपोर्ट को मैं जब पढ़ता हूं। इस दिल्ली की सरकार ने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से फंड आया था, अध्यक्ष जी, भारत सरकार ने जो कोविड के लिए दिल्ली सरकार को मदद की थी, उसका फंड भी अनयूटिलाइज किया। इस सरकार ने इस सीएजी की रिपोर्ट में साफ साफ बताता है। इन्होंने सिर्फ घोटाले ही घोटाले किए हैं और कुछ नहीं किया। दिल्ली की जनता के साथ सब कुछ खराब किया है। दिल्ली की जनता को धोखा दिया हेल्थ के माध्यम से, हेल्थ के बना के हमने मोहल्ला क्लिनिक कर दिया। दवाइयाँ सब नकली हैं। ये जो कोकस दवाइयों के नाम पे इन्होंने कर रखा है, कॉटन का घोटाला, बेड का घोटाला। जब पूरा विश्व कोरोना से पीड़ित था उस टाइम भी इनको घोटाला करना याद आ रहा था। अंजाम गुलिस्ता क्या होगा जब हर शाख पे उल्लू बैठा है। हर जगह लोगों की दवा में चोरी, लोगों के स्वास्थ्य की हर चीज में चोरी करती हुई ये सरकार रंगे हाथ पकड़ी गई है। एक एक रिपोर्ट टेबल हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि उनको सरकार में बैठने के बाद भी केवल आरोप खेलना है। आज भी जैसे वो सरकार बनने से पहले भारतीय जनता पार्टी आरोप खेलती थी, सरकार बनाने के बाद भी आज भी उनका पूरा सुबह से शाम तक का समय किसमें लगा हुआ है? अरविंद केजरीवाल के ऊपर आरोप लगाओ, आम आदमी पार्टी के ऊपर आरोप लगाओ। मेरा कहना है कि सारी रिपोर्ट टेबल करिए। दूसरा, विपक्ष को जो आप बाहर करके और एक तरफा आरोप का जो प्रलाप कर रहे हैं, उससे आपकी मंशा पे सवाल उठते हैं। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अनुराग ढांडा, जो कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, और मुझे बताया गया कि बीजेपी से भी जल्दी हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता भी होंगे। अनुराग जी, स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। सबसे पहला सवाल तो यही है कि जिस मोहल्ला क्लिनिक को लेकर आम आदमी पार्टी ने कई दावे किए, वो तो सीएजी रिपोर्ट में कई सवाल भी उठाते हैं। कहते हैं कि इसमें जो प्रॉपर इंतजाम होने चाहिए थे वो नहीं थे, जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए था वो नहीं था। 1 मिनट से भी कम समय में 70% मरीजों को डॉक्टर ने देखा। तो ऐसे में आम आदमी के लिए जो बातें कही गई थी कि इनका इलाज होगा, इनके लिए कहा गया कि वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक बनाए गए हैं, सीएजी रिपोर्ट तो इससे एग्री नहीं करती। देखिए, मुझे लगता है कि किसी भी एक सीएजी रिपोर्ट में सबसे पहला सक्सेस हमारा यह है कि किसी भी सीएजी रिपोर्ट में अभी तक कहीं भी किसी पैसे के गबन का या कहीं पर किसी सरकारी पैसे के दुरुपयोग का कहीं कोई मामला नहीं आया। शॉर्टकमिंग्स हो सकती हैं बहुत सारी सर्विसेज में, बहुत सारी फैसिलिटीज में। अगर किसी मोहल्ला क्लिनिक में कोई फैसिलिटी नहीं थी जिस वक्त ये ऑडिट किया गया, उस वक्त हो सकता है उसके 10 दिन बाद वो फैसिलिटी वहां उपलब्ध हुई हो सकता है कोई नया मोहल्ला क्लिनिक खुला हो, तब तक वहां सारे इक्विपमेंट ना पहुंचे हो। इस तरीके की शॉर्टकमिंग्स तो हो सकती हैं, लेकिन आप इसके पीछे की भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को समझिए। भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है?
14 रिपोर्ट है सीएजी की, सारी की सारी चाहें तो एक साथ टेबल कर सकते हैं और लोग उसको असेस कर लेंगे, उसके ऊपर जो जांच करनी है आपको उसके जांच कर लीजिए। लेकिन वो नहीं करना है भारतीय जनता पार्टी को, एक एक करके रिपोर्ट लानी है, उस पर हल्ला मचाना है। और हल्ला भी कैसे मचाना है मुझे तो समझ नहीं आता, सीएजी रिपोर्ट पे चर्चा कैसे करते हैं ये बिना विपक्ष के। अरे जब दूसरा पक्ष ही नहीं है तो आप चर्चा क्या कर रहे हैं? वो तो आपको जो भाषण देना है आप वो भाषण दे रहे हैं, अपनी बात बता रहे हैं, उसमें से दूसरे की बात तो सुन ही नहीं रहे। मुझे लगता है अनुराग जी वो तो आपका ही मॉडल फॉलो कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपकी जब सरकार थी तब इसी तरह से बीजेपी के विधायकों को भी निकाला जाता था। नहीं अखिलेश जी, बहुत ज्यादा अंतर है, बहुत ज्यादा अंतर है। इसलिए कि कभी भी हमारी सरकार में विधानसभा परिसर से किसी विधायक को कभी नहीं निकाला गया। आज की सरकार विधायकों को सड़क पे रोक देती है कि आप विधानसभा परिसर में भी नहीं आ सकते। हमारे यहाँ पे जब भी निकाला गया किसी भी विधायक को, मैं ढेरों विजुअल्स दिखा सकता हूँ आपको। विजेंद्र गुप्ता जी टेबल के ऊपर चढ़ के हंगामा करते थे, तब उनको सदन से बाहर किया जाता था, क्योंकि सुचारू रूप से सदन की वो चलानी है, बैठक चलानी होती थी। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज हमारे विधायकों को सिर्फ इसलिए बाहर कर दिया गया सदन से कि वो जय भीम के नारे लगा रहे थे। उधर से मोदी मोदी के नारे लग रहे थे, इधर से जय भीम के नारे लग रहे थे। मोदी मोदी वालों को तो एक को भी नहीं निकाला जो मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे। उससे अभी भाषण में कोई रुकावट नहीं आ रही थी, उससे अभी भाषण को डिस्टरबेंस नहीं हो रही थी। जय भीम बोलने से ही अभी भाषण को डिस्टरबेंस हो रही थी। और ऐसी नफरत बाबा साहब से कि जय भीम बोलने पे आप परिसर से भी बाहर कर देंगे और सीएजी की रिपोर्ट लेके आएंगे विपक्ष की अनुपस्थिति में, डेप्यूटी स्पीकर का चुनाव कराएंगे विपक्ष की अनुपस्थिति में। ये किस तरह का लोकतंत्र है? ठीक है, बहरहाल हम वापस अनुराग जी वापस हम सीएजी की रिपोर्ट पर आते हैं, लेकिन मुझे बताया कि राधिका खेड़ा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। राधिका जी, स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। अनुराग जी कह रहे हैं कि ये जो सीएजी की रिपोर्ट आई है कम से कम ये तो साबित करती है कि किसी भी तरह का भ्रष्टाचार नहीं हुआ। ये ज़रूर है कि कुछ कमियां हो सकती हैं कि जो मोहल्ला क्लिनिक था उसमें जो योजनाएं जिस तरह से इम्प्लीमेंटेशन होना था शायद वो ना हो पाया हो ठीक से, कुछ कमियां रह गई हों, लेकिन भ्रष्टाचार कहीं से कहीं तक नहीं है। और वो ये भी कह रहे हैं कि क्या कारण है कि एक एक करके रिपोर्ट टेबल की जा रही हैं, सारी रिपोर्ट्स एक साथ टेबल क्यों नहीं हो जाती? सभी को नमस्कार। आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी जी। देखिए, ये अगर कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार नहीं है, क्या ये शिष्टाचार है कि आपको पैसा आवंटित होता है कोविड काल में लोगों की ठीक रखने के लिए, वहाँ के वर्कर्स को देने के लिए, हेल्थ केयर वर्कर्स को, और आप इस्तेमाल नहीं करते हैं और लगातार आप केंद्र पे निशाना साधते रहते हैं, एलजी पे निशाना साधते रहते हैं, कहते हैं आपको कुछ भेजा नहीं जा रहा, लेकिन आप उसको यूटिलाइज नहीं करते हैं। आप बड़े-बड़े वादे करते हैं कि मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, उसमें शौचालय तक नहीं होते, उसमें पावर बैकअप नहीं है, दिव्यांगों के लिए अनुपयुक्त है, और ये सारी चीजें जो सामने आई हैं लगातार, सब कुछ बेकार पड़ा। तो वो पैसा कहाँ जा रहा था? आज तक कभी भी दिल्ली जो है वो कभी भी हमेशा सरप्लस में रहा है, कभी डेफिसिट में नहीं रहा है। लेकिन इनकी सरकार आते ही पहली बार हमने ये देखा कि दिल्ली माइनस में चला गया। पैसा ये खत्म कर चुके हैं, पैसे नहीं है दिल्ली के पास, जबकि दिल्ली के पास हमेशा सरप्लस में पैसा रहता था क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश है, वहां पे अधिकतर चीजें केंद्र करती है। लेकिन पहली बार इतिहास में इन्होंने एक सो कॉल्ड भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाली सरकार, आंदोलन से खड़ी हुई सरकार जो सब कुछ बदलने वाली थी, एक नई राजनीति लाने वाली थी। हमें नहीं पता था दिल्ली वासियों को कि नई राजनीति का मतलब ये था कि आप दिल्ली को पहले उसका बैंक बैलेंस खत्म कर देंगे, आप लोगों को सड़कों पे मरने के लिए छोड़ देंगे। क्या ये शिष्टाचार है? ये कौन सा चार? लेकिन राधिका जी वो ये भी कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए आपको कुछ अनियमितता मिलती है सीएजी रिपोर्ट में, जैसा कि कहा जा रहा है, जो बीजेपी आरोप भी लगा रही है, तो फिर इसकी जांच क्यों नहीं करा लेते हैं? ढिंढोरा क्यों पीटा जा रहा है? देखिए, सबसे पहली बात, इन्होंने जो ये सीएजी रिपोर्ट है, ये इनकी जिम्मेदारी थी कि इसको टेबल किया जाए। जब हम चुनाव जीते, जिस दिन हम चुनाव जीते थे अखिलेश जी, सबसे पहली चीज अपने भाषण में जो नरेंद्र मोदी जी ने कही थी, उन्होंने कहा था कि सदन के पहले दिन ही ये सीएजी रिपोर्ट टेबल की जाएगी। और धीरे धीरे हम खोल रहे हैं, आराम से खोलेंगे ना, इनको जल्दी क्या, ये तो लाना ही नहीं चाहते थे, हम तो लेकर आए हैं। एक एक कोर के आराम से जनता को आराम से एक एक चीज का सत्य बताएंगे, हर चीज। और रही बात की इंक्वायरी, जब सीएजी सारी रिपोर्ट टेबल हो जाएगी उसके बाद एक एक चीज की इंक्वायरी करी जाएगी। फिर यही अनुराग ढांडा ये नहीं कहिएगा कि जब आपके पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व मंत्रियों को जेल भेजा जाएगा उनके ऊपर इंक्वायरी होगी, अरे ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया। यही आप कहते थे कांग्रेस को, जब कांग्रेस ने आपके ऊपर एफआईआर दर्ज कराई 2000 करोड़ डकारने की, तब आप लोग खुदकने लग गए। देखिए, जनता आपको कह चुकी है। अरविंद केजरीवाल ने 2 सर्टिफिकेट मांगे थे अखिलेश जी। पहला, लोकसभा चुनाव में अगर दिल्ली की जनता नहीं चाहती मैं वापस जेल जाऊं तो मुझे लोकसभा की 7 सीटें जिताइए। जनता ने क्या किया? चलिए जी, बाहर साफ।
फिर उन्होंने कहा अगर दिल्ली की जनता चाहती है मैं वापस मुख्यमंत्री बनूं, अगर वो मानती है मैं भ्रष्टाचारी नहीं हूं, मैंने कोई खराब काम नहीं किया, मैंने जनता के लिए काम किया, मैंने भ्रष्टाचार नहीं किया, तो आप मुझे फिर चुन के लाइए। सरकार तो छोड़िए, अरविंद केजरीवाल अपनी चुनाव तक हार गए, उनका मंत्रिमंडल में से इतने लोग चुनाव हार गए। तो जनता दिल्ली की जवाब दी जा रही है कि आपने किस तरीके से काम किया, क्योंकि एंड में हमारी रिपोर्ट कार्ड तो दिल्ली की जनता ने ही बनानी थी। ठीक है राधिका जी, अनुराग जी काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। अनुराग जी आप जवाब देंगे, लेकिन सवाल ये भी था कि जो बात राधिका जी ने कही कि डेफिसिट में चला गया दिल्ली का बजट, जो कि पहली बार ऐसा हुआ, यानी खजाना पूरा खाली छोड़ के आप जा रहे हैं। अभी आप कह रहे थे कि भ्रष्टाचार कहाँ हुआ, लेकिन जब पैसा कहाँ गया ये भी तो पूछा जाएगा कि पैसा आवंटित हुआ, खर्च नहीं हुआ तो कहाँ गया। मैं अखिलेश जी दोनों तीनों बातों का जवाब दे देता हूं। एक, इन्होंने कहा कि कोई फंड अंडर यूटिलाइज रह गया। अगर अंडर यूटिलाइज होना भ्रष्टाचार का पैमाना है तो भारतीय जनता पार्टी के आधे से ज्यादा एमपीज के एमपी फंड अंडर यूटिलाइज्ड है। इसका मतलब सारे भ्रष्टाचार कर रहे हैं, फिर तो सारे इनके एमपी भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। अंडर यूटिलाइजेशन कब से भ्रष्टाचार हो गया? आप उसमें कमियां बता सकते हैं सिस्टम में, जब काम करेंगे तो गलतियां भी होती हैं, लेकिन उस गलती को भ्रष्टाचार नहीं कह सकते आप। तो इसका मतलब इनके आरोप बेबुनियाद है कि भ्रष्टाचार हुआ, भ्रष्टाचार हुआ। अब ये कह रही हैं, दूसरी बात इन्होंने कहा कि एक एक करके रिपोर्ट लाएंगे हम, तो धीरे धीरे धागे खोलेंगे। अखिलेश जी, मैं अभी इनके आने से पहले क्या कह रहा था आपको, ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है। 2500 रुपए दिल्ली की महिलाओं को पहली कैबिनेट में मिलना था, वो नहीं मिला। 8 मार्च कर रहे हैं, 8 मार्च को भी नहीं मिलेगा। देख लीजिएगा, मैं आज कह रहा हूं 8 मार्च को भी नहीं मिलेगा। इनकी रणनीति है कि आम आदमी पार्टी पे आरोप लगाओ, हल्ला मचाओ और दिल्ली के काम से लोगों का ध्यान भटकाओ। लेकिन ऐसा हम होने नहीं देंगे। विपक्ष के तौर पे ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपको सीधी लाइन में रखें। मेरा तो आज भी ये सवाल है, अगर राधिका जी जवाब दे दें कि हमारे विधायकों का क्या कसूर था भाई? जय भीम के नारे लगाना कब से कसूर हो गया इस देश में? ठीक है राधिका जी, आपके आने से पहले वो यही सवाल उठा रहे थे कि विधानसभा में आखिर क्यों आम आदमी पार्टी के विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की गई, विधानसभा से निकाला चलिए, लेकिन परिसर में भी नहीं घुसने दिया जा रहा है। ये तो पहली बार हुआ है। देखिए, इनकी सारी सीएजी रिपोर्ट से ये लोग अपनी लेफ्ट और राइट लेना चाहते हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार की बात करें तो हम भ्रष्टाचार पे बात करते हैं जो सीएजी रिपोर्ट से उजागर हुआ है। क्योंकि ये बार बार कह रहे हैं कोई भ्रष्टाचार नहीं है, कोई भ्रष्टाचार नहीं है। की फाइंडिंग्स जो सीएजी रिपोर्ट की आई है, रेवेन्यू लॉस 2026 करोड़ का हुआ है। और ये भी सामने आया है कि देखिए मेरे पास सारे रिपोर्ट्स हैं कि दिल्ली गवर्नमेंट की डेट नियरली 7% बढ़ी है 4 साल में, 2019 से 20 में। और डेट इंक्रीज हुई है 2268 करोड़ पर 93 करोड़ से 6.98% से। वो क्यों हो रही है मैं फिर बोलूंगी, जब सारा एक्सपेंडिचर चाहे दिल्ली पुलिस का हो वो सब होम मिनिस्ट्री कर रही है, तो ये पैसा गया कहाँ? अगर आप डेट में गए हैं, आपने चीजें इस्तेमाल नहीं करी, आपने जो पैसा आपको अलॉट किया गया, आपको इधर खर्चा करना उधर खर्चा करना, तो आप डेट में कैसे चले गए? क्यों आप डेट में गए? जबकि आधे से ज्यादा चीजें दिल्ली की केंद्र सरकार करती है, तब भी आप सरप्लस को डेट में ले गए। तो इसका मतलब वो पैसा कहीं तो इस्तेमाल हुआ। कहां पे इस्तेमाल हुआ? वो पैसा इस्तेमाल हुआ जो 40 एसी अरविंद केजरीवाल ने अपने घर में लगाए, ना जाने उनके मंत्रियों ने कितने कितने लगाए थे। शायद पंजाब तक पहुंचे होंगे, हरियाणा तक इनके प्रदेश अध्यक्षों के पास पहुंचे होंगे। वो जो उन्होंने राउंड बेड्स लगाए घर में, स्टेट ऑफ द आर्ट मैट्रेसेस लगाई, 50 करोड़ से ज्यादा खर्चा तो उन्होंने एक घर में कर दिया। तो सोचिए पता नहीं कहां कहां वो पैसा लगाया होगा। 1-1 लाख रुपए इन्होंने गरीबों से लिया था अरविंद केजरीवाल ने कि मैं घर दूंगा। गरीबों का घर तो आया नहीं, एक शीश महल जरूर बन गया। तो सवाल पूछे जाएंगे। आप जब इनसे सवाल पूछेंगे, हम पूछेंगे जी ये क्यों हुआ, तो वो एक्स पे चले जाएंगे। एप्पल्स पे सवाल होगा, जवाब भिंडी या तोरई से आएगा। ऐसे थोड़ी होगा। और रही बात कि क्यों इनको बाहर कर दिया गया, तो आज स्पीकर साहब ने बकायदा रूल बुक पढ़ के बता दी। अनुराग भाई, आप तो रूल बुक बहुत अच्छे से जानते हैं, मुझे यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं है। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि रूल बुक में क्या लिखा है और क्या क्या परिसर के अंदर आता है। परिसर के अंदर जो आता था वहां तक उनको जाने दिया, जब परिसर के बाहर तो जाना ही पड़ेगा। तो हम तो बाय द रूल चलते हैं। आपने जब चाहा था, आपने भी तो सबको उठा उठा के फेंका था। अब मुझे पता है आप एक वीडियो दिखा देंगे, क्योंकि आपकी आदत है। ये देखिए आप लोग क्या कर रहे थे। लेकिन सच्चाई है, मानतुल्लाह साहब ने आज ये सवाल किया, आपके एक विधायक थे वहां पे अंदर, उनको मौका मिला और उनको कायदा हमारे स्पीकर साहब ने जवाब दिया। पर हम मुद्दे पे वापस आते हैं। आपने कहा था आप यमुना को साफ करेंगे, अरे नहीं कर पाया सवाल जी। राधिका जी, समय की कमी है। राधिका जी कुछ वही जी, समय की कमी है। आपका शुक्रिया जुड़ने के लिए। हाँ, संक्षेप में अपनी बात रख दें। सेकंड में इन्होंने आर्थिक स्थिति पे बात की, तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, डेट टू जीडीपी रेशियो 3.9 है दिल्ली का, पूरे देश में सबसे कम है। इनके राज्यों में 30% है। तो इस डेट है क्यों दिल्ली में?
आर्थिक स्थिति मत बताएं। पुलिस का पैसा आपने नहीं देना, आधी चीजों का पैसा आपने नहीं देना, डेट है क्यों दिल्ली में, ये तो बताइए। ₹100 महीना मांग रही है, बहाना मत ढूंढिए उसको ना देने का। अच्छा 1,000 रुपए वाली रिपोर्ट भेज दी आप लोग, कैसे पहुंचा रहे हैं घर घर पंजाब में, कैसे पहुंचा रही है आपकी सरकार 1,000 रुपए? डेली पहुंच रहे हैं ना, महीने 3 किस्त जा चुकी है ना। अच्छा आप रुक तो जाइए अनुराग जी, 8 तारीख तक इंतजार कर लीजिए, 8 तारीख तक हो सकता है मिल जाए। पहले मोदी जी ने कहा था, पहली जी केजरीवाल जी झूठ नहीं बोलते हैं, हर महिला को पंजाब में 5 किस्तें कम से कम मिल चुकी है 1,000 रुपए की। हम तो तरीका बता रहे हैं, बता दीजिए कैसे पहुंची, हम भी वही अपना लेंगे। राधिका जी, अखिलेश जी, पहले मोदी जी ने कहा था, वो वीडियो सर्कुलेट हो रहे हैं सब जगह, कि पहली कैबिनेट में पास होगा। एक गारंटी मोदी की फेल हो गई। 8 तारीख को सबके अकाउंट में महिलाओं के पास पैसे पहुंच जाएंगे, चाहे आपने हमें तरीका बताया। बोल दिया उन्होंने, प्रवक्ता है बीजेपी की, बोल गई है। रखा हुआ है पंजाब में, 8 आप मार्च कैसे को 1,000 रुपए हर महिला को दे रहे हैं? ठीक है, इंतजार कर लीजिए अनुराग जी, इंतजार कर लीजिए। बहरहाल शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। राधिका जी आपका भी धन्यवाद। दिल्ली में बीजेपी सरकार बनने के बाद अब हर स्तर पर कार्रवाई शुरू हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दिल्ली के कानून व्यवस्था के मुद्दे पर दिल्ली के नेताओं से मिले। इस बैठक की अहमियत इस बात से साबित हो जाती है कि शीला दीक्षित सरकार के बाद ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है जब केंद्रीय गृह मंत्री ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और अन्य अधिकारियों के साथ राष्ट्रीय राजधानी की कानून व्यवस्था पर चर्चा की। गृह मंत्री ने कहा कि दिल्ली की डबल इंजन सरकार विकसित और सुरक्षित दिल्ली बनाने के लिए डबल स्पीड से काम करेगी। दिल्ली पुलिस को बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों की मदद करने वाले नेटवर्क के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। गृह मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बने घुसपैठियों से सख्ती से निपटा जाना चाहिए। घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें निर्वासित किया जाना चाहिए। साथ ही लगातार खराब प्रदर्शन करने वाले थानों और उप संभागों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई हो। दिल्ली के गैंगस्टर्स की लिस्ट बनाकर उन पर कार्रवाई की जाए। अंतर्राज्यीय गिरोहों को सख्ती से खत्म करना दिल्ली पुलिस की प्राथमिकता होनी चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह ने ड्रग्स के खिलाफ भी अभियान छेड़ने की बात कही। इस काम में लगे लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ एक्शन लेने का आदेश भी दिया। साथ ही 2020 के दिल्ली दंगों के मामलों के जल्द निपटारे के लिए विशेष सरकारी वकीलों की नियुक्ति करने का निर्देश भी दिया। झुग्गी झोपड़ियों में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए नई सुरक्षा कमेटियों के गठन का भी निर्देश गृह मंत्री अमित शाह ने दिया। साथ ही ये भी कहा कि दिल्ली में जहां पर रोजाना ट्रैफिक जाम की स्थिति रहती है, उन जगहों की पहचान की जाए और पुलिस कमिश्नर और चीफ सेक्रेटरी इसका जल्द समाधान ढूंढें। साथ ही जल जमाव की समस्या से निपटने के लिए दिल्ली सरकार को मानसून एक्शन प्लान भी तैयार करना चाहिए। आज चाहे ट्रैफिक के वो पॉइंट जिन कारण से सड़कों पे ट्रैफिक रहता है, जल भराव होता है, कहाँ कहाँ पे किन किन चीज़ों को ठीक करने की आवश्यकता है, उसकी डिटेल डिस्कशन, वो कमेटियाँ जो शांति समितियाँ, थाना लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटियों का गठन जो होना है, उस पर चर्चा की गई। जे क्लस्टर में घोषणा पत्र में जो हमने घोषणा की, उसमें पुलिस आउटफिट बनाने पे चर्चा की गई। महिला सुरक्षा की दृष्टि से दिल्ली में उस पर भी प्राथमिक चर्चा हुई और अंतर्राष्ट्रीय गैंग जिस प्रकार से दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था को के लिए दिक्कत है, उन सारे विषयों पे भी बहुत ही डिटेल्ड चर्चा हुई। उधर नशे की रोकथाम को लेकर पंजाब सरकार ने 5 सदस्यीय कैबिनेट कमेटी बनाई है। कमेटी के अध्यक्ष हरपाल सिंह चीमा ने आज अधिकारियों के साथ बैठक कर ड्रग्स के खिलाफ जंग का ऐलान किया। अकाउंटेबिलिटी फिक्स करी गई है। जो भी ड्रग पैडलर के साथ पकड़ा गया या नशे वालों को बचाता हुआ देखा गया, चाहे वो पुलिस अफसर है, चाहे वो कोई पॉलिटिशियन है, उसको जेल की हवा खानी पड़ेगी और उसकी सभी प्रॉपर्टी है वो स्टेट जब्त करेगा। तो हॉट टॉपिक में आज इतना ही। नमस्कार।